सबसे बड़े खालिस्तानी को एस जयशंकर ने दिया बड़ा झटका। मोदी के इस दाव से कनाडा हुआ चित्र। जी हाँ, ऐसा मैं कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं बनने वाला हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे कैप्शंस यूट्यूब पर और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ में देखने के लिए मिल रहे हैं, इस कारण से मैं ये बात कर रहा हूँ। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि कनाडा इंडिया का जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में स्टॉक मार्केट यानी हमारे काम की क्या बात है, हमारे और आपके काम की क्या बात है। वो बात ये है कि स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पे असर पड़ेगा। तो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इंपैक्ट ऑन शेयर मार्केट इंडिया कनाडा विवाद का है क्या। इंडियंस और इंडियन मार्केट में कनेडियन जीडीपी में दोनों में एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कनाडा की लगभग 600 से ज्यादा कंपनीज हैं जो इंडिया में अभी अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, जिसमें एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बम्बार्डियर और एसएनसी लेवलिन कंपनीज ये भी शामिल हैं। जबकि कनेडियन मार्केट में लगभग 30 कंपनीज इंडियन ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर रही हैं। ज्यादातर सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज में कनाडा में भी ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब इसकी वजह से मोर देन 30,000 जॉब्स भी ये कनाडा में क्रिएट करती हैं। यानी कि इंडिया कनाडा का जो इशू है ये ऐसा एक तरफा अफेक्ट नहीं करेगा किसी को, ये दोनों तरफ बराबर अफेक्ट डालेगा। एक बराबर का हिट है, बराबर की जंग है। कनाडा इंडिया का 17th लार्जेस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अगर बात करूं मैं ईयर 2000 से, तो अब तक लगभग 3.6 बिलियन डॉलर्स कनाडा यहां इन्वेस्ट कर चुका है। वहीं अगर एक कंपनी की बात करें कनाडा की है द कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB। ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 70 से ज्यादा कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। 21 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी का। और अगर ज्यादातर कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टेड है तो बता दूं, रियल एस्टेट्स की कंपनीज है, रिन्यूएबल्स की कंपनीज है, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है। अगर बात करूं मैं फाइनेंशियल सेक्टर में तो कोटक महिंद्रा 2.68% स्टेक है इसके। लॉजिस्टिक की बात करूं, डिलीवरी के 6% स्टेक है इसके और उसकी करंट वैल्यू लगभग 1800 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा अगर और अदर कंपनीज की बात करूं तो जोमेटो के इसके लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास 20.35 करोड़ के आसपास के इक्विटी शेयर्स हैं, जो लगभग 2.3% स्टेक होता है कंपनी में। इसके अलावा इंडस टावर 2.18% स्टेक ले रखा है कंपनी में। शेयर्स के मामले में शेयर्स खरीद के 197 कम्युनिकेशंस के 1.76% और FSN ई कॉमर्स वेंचर के 1.4% शेयर्स। अब 197 कम्युनिकेशन क्या है और FSN क्या है? 197 कम्युनिकेशन जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूं, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, और FSN ई कॉमर्स जो है वो नाइका की पेरेंट कंपनी है। इतना ही नहीं, बाइजूस जैसे भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जिसमें जो पर्टिकुलर इस कंपनी ने उसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब आपने नोटिस भी किया होगा स्टॉक मार्केट में ये सब रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स कुछ गिरने लगे हैं, मतलब एडजस्ट होने लगी हैं प्राइसेस। एक और कंपनी है कनाडा की, पेंशन फंड की कंपनी है, इसका नाम है CDPQ। नाम बड़ा टेढ़ा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन बड़ा टेढ़ा है। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैसे डेपोटेट प्लेसमेंट डू क्यूबिक। अब हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो तो शायद नहीं पता, आप बता दीजिएगा लिख के हिंदी में क्या पढ़ते हैं। इसने 31 दिसंबर 2022 तक इंडियन मार्केट में $6 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है और 6 बिलियन इन्वेस्ट किया 2022 में और अभी तक 8 बिलियन बना चुके हैं, यानी कि लगभग 2 बिलियन का प्रॉफिट कमा चुके हैं, यानी कि लगभग 30% रिटर्न ऑलरेडी कमा चुके हैं। अब अगर बात करें इंडिया कनाडा के रिलेशंस में ये प्रॉब्लम जो है ये अगर बहुत लंबे टाइम तक चली तो शेयर मार्केट डिस्टर्ब तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो समझना ये है कि कई बार ऐसे डिस्टर्बेंस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। जैसे कोविड में बड़ा सिस्टमेटिक रिस्क आया। सिस्टमेटिक रिस्क और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, अनसिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो हमको पहले से चीज़ें पता होती हैं। जैसे कि पहले से हमको पता है कि किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, पहले से हमको पता है कि इस कंपनी के पर्टिकुलर इस डेट पर कोर्ट से कोई रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे केस को अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। इसमें हम आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जिसमें हमको पहले से पता नहीं होता है, ऑल ऑफ सडन बाढ़ आ गया, दुर्घटना हो गई, भूकंप आ गया, या फिर ऐसे जैसे अभी इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप है, शुरू में पहले दिन दूसरे दिन ये सिस्टमेटिक ही था। अब धीरे धीरे सबको एक्सपेक्ट हो गया है कि यहाँ चीज़ें चल रही हैं तो ये अनसिस्टमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार ये अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं, यानी किसी भी स्टॉक का प्राइस गिरता है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए कई बार, चूंकि ये कंपनीज तो अच्छी है, एक कनाडा की वजह से इतना भी नहीं हो जाएगा कि पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्राइसेस गिरेंगे तो हमें इन्वेस्ट करने का नया मौका मिल जाता है। इसलिए गवर्नमेंट अगर कोई हार्श डिसीजन ले रही है तो वो भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वैसे आपको क्या लगता है
ये इंडिया कनाडा का जो इशू है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। कृपया पॉलिटिकल कमेंट्स ना करें, क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर इशू पर इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल कंपनीज है सब एक साथ आके खड़ी हो गई हैं। भैया देश के अगेंस्ट अगर कुछ बात होगी तो सब एक साथ खड़े ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हमारे काम का वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। और भी किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, ट्विटर पर हमको फॉलो कर लीजिए @daddyinvesting, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। LTP कैलकुलेटर ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और 50% डिस्काउंट चाहिए तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।